अब मैं श्री संदीप जी से आग्रह करूंगा कि पत्रकार वार्ता आरंभ होने से पहले इस क्लिपिंग को संचालित करें। की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 18 से 7 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर पे आएगा। पार्टी ने तय किया है आने पर 1500 रुपए आपको अपनी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। 18 से 7 साल की हर बहन के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। ये हमारी गारंटी। 10 गारंटी इसमें प्रदेश के अहम मुद्दे जैसे बागवानी की समस्या, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, महिला सशक्तिकरण को शामिल किया गया। साथ ही पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमने अलग प्रावधान 10 गारंटी कांग्रेस पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश में लोगों को देने का वादा किया है। रोजगार देने की बात करी है, बिना ब्याज का ऋण देने की बात करी है, और भी ऐसी अलग अलग वर्गों के लिए बातें करी है। उसको हम आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी इसे हम पूरा करेंगे। यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। एक परिवार से 10 किलो दूध खरीदा जाएगा और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। और जो गोबर करने की गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी 100 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे। हम मनरेगा की तर्ज पर 10 किलो दूध खरीदने की सरकारी गारंटी प्रदान कांग्रेस की सरकार करेगी। 5 लाख नौकरियां दी हैं और पहली मीटिंग के अंदर जब प्रियंका गांधी जी मंडी आए थे उन्होंने आदेश दिया कि पहली मीटिंग के अंदर 1 लाख नौकरी जी है निकालनी है, तो दिसंबर महीने के अंदर 1 लाख नौकरी का। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। आज इस अवसर पर हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री राकेश शर्मा जी, हमारे संगठनात्मक जिला कांगड़ा के सामान्य अध्यक्ष श्री सचिन शर्मा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्रीमान विश्व चक्षु जी, जिला के हमारे पार्टी के महामंत्री श्री देवेंद्र कोहली जी और धर्मशाला भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल नेहरिया और उपस्थित मित्रों, प्रेस वार्ता आरंभ होने से पहले हमारे छोटे भाई संदीप जी ने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई है और वीडियो क्लिप ये काल्पनिक नहीं है। यह जो प्रदेश की सत्तारूढ़ दल की जो सरकार है, इनके नेताओं के द्वारा ये जो चुनाव के दौरान जो इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ जो छल किया है, उसकी जीती जागती ये तस्वीर हम सब ने आपको देखी है, दिखाई है। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह वेंटिलेटर में आ गई है।
पिछले 1.5 वर्ष के जो शासन काल में ये कांग्रेस की सरकार अपने कुशासन और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण अपने ही बोझ तले ये प्रदेश की कांग्रेस सरकार दब जाएगी। मैं पूरे विश्वास के साथ आज कह रहा हूं कि इस सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार आज भी जाएगी और ये सरकार कल भी जाएगी। मैं हिमाचल प्रदेश की दूसरी शीतकालीन राजधानी धर्मशाला में आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। ऐसा कोई भी विषय नहीं है कि जो धर्मशाला की प्रेस से अछूता रहा हो। आप इस बात के गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासनकाल में 5 वर्षों में प्रदेश के समुचित विकास के लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपए का जो है ऋण लिया था और उस लिए गए ऋण से हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक तौर पर जहां भी कहीं यह आवश्यक था कि विकास की दृष्टि से जो भी निर्णय लेना था, प्रदेश की सरकार ने समय समय पर वो निर्णय लिए और एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, चाहे हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि थे, चाहे हमारे नगरीय इकाई जो है उनके प्रतिनिधि थे, चाहे हमारे विधानसभा या लोकसभा के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो भी जनता के विकास के लिए सरकार से आग्रह किया और जो भी संभव था, मेरी सरकार ने कभी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि को बिना भेदभाव के कभी निराश नहीं किया। और यही नहीं, उसी ही 5 वर्ष के कालखंड में कोरोना जैसे महामारी कैसी वो एक स्थिति थी हम सब जानते हैं। उसके विरुद्ध भी हमारी देश की और प्रदेश की सरकार ने लड़ाई लड़ी। लेकिन मित्रों, ये कहीं नजर नहीं आया और ना किसको परेशानी हुई कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के बहु संख्या में जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको वेतन के लाले पड़े। पेंशन धारक जितने भी हमारे साथी थे, उनको कभी भी किसी परेशानी से गुजरना नहीं पड़ा। और मैं ये आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि मेरी उस सरकार में प्रदेश का हर वर्ग कुशल और उत्साहपूर्वक नजर आता था। विषय ये नहीं है कि हम सत्ता से बाहर हुए, उस विषय पे भी मैं आऊंगा कि सत्ता से हम पॉइंट में कैसे बाहर हुए, उसकी वीडियो क्लिपिंग आपने देखी है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पिछले 1.5 वर्ष के अपने शासनकाल में 30,000 करोड़ अब तक ऋण ले चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतना ऋण कम समय में लेने के बावजूद भी अनुभवहीनता के कारण मैं कह सकता हूं, या कुशासन के साथ के रूप में मैं कह सकता हूं, या ये जो वित्तीय कुप्रबंधन में जिसको बोल रहा हूं, उसके कारण हिमाचल प्रदेश आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में पूरी तरह पटरी से बाहर हो गया है। आज हमारे कर्मचारियों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इस बार तो हमें सैलरी मिलेगी, अगले महीने में कैसे मिलेगी। और कर्मचारी खुलकर मजाक कर रहे हैं कि भाई इस बार जो सैलरी मिली है, हम कोशिश करेंगे कि ये सैलरी हमारी अगले 15 तारीख तक जो है वो हमारा साथ दे, क्योंकि इस सरकार पर कोई विश्वास ही नहीं रहा है। इसी तरह हमारे जो पेंशन धारक हैं,
शायद आज उनके खाते में पेंशन आई होगी। ये हिमाचल प्रदेश की क्या आर्थिक स्थिति बन गई है। आज इसकी चर्चा हिमाचल में नहीं, मैं कह सकता हूं कि देश के हर भूभाग में हिमाचल प्रदेश की ये जो आर्थिक तस्वीर बनी है आज, इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार है तो हिमाचल प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार। और आज मैं प्रेस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि ये जो 30,000 करोड़ 1.5 वर्ष में लोन लिया है, इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर ये पैसा किसको खुश खुश करने में लगाया है। ये हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता को जानने का हक है। और मैं खुला आह्वान कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश की सरकार से कि हिमाचल प्रदेश के लोग सरकार के श्वेत पत्र का इंतजार करेंगे। आज मित्रों, हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग चिंतित है। जिस तरह से नई व्यवस्था का ढोल बजाने वाली एक कांग्रेस सरकार हिमाचल में आई थी, तो हिमाचल के लोगों को लगने लगा कि निश्चित तौर पर एक नया नारा दिया, नई व्यवस्था लेकर हम काम करेंगे। सबको आशा थी, सबको उम्मीद थी, लेकिन जिस प्रकार से आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो लगभग 1500 ऐसे संस्थान सबसे पहले आते उन पर ताला लगाने का काम किया। कोविड महामारी जैसे जो हमारे नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी जान बचाने के लिए तत्पर रहते थे, उनको भी एक मुश्त अपनी नौकरी से निकालने में जरा भी दया नहीं की। और यही नहीं, महंगाई समाप्त करने का नारा लेकर चुनाव में लोगों को छलने का इन्होंने प्रयास किया था। लेकिन महंगाई कैसे खत्म की? कि सबसे पहले आते 7 रुपए डीजल का मूल्य बढ़ा दिया। और हमें सब जानते हैं कि डीजल का मूल्य बढ़ाने से कौन वर्ग प्रभावित होता है। सीधा सीधा इसका असर आम जो जनमानस या गरीब जो लोग हैं उन पर पड़ता है। आज हम सबको ये ताज्जुब होगा कि सस्ते राशन की जो दुकानें वो हमारी, मैंने कभी नहीं सुना कि आटा और चावल का जो भाव है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। तेल तो दालें बढ़ती रही, उसमें तो 1.5 वर्ष में इन्होंने जो करना था वो कमाल करके दिखाया है। लेकिन इस बार आटे और चावल के मूल्य भी बढ़ा दिए। स्टाम्प ड्यूटी की आज पूछिए आप तहसील में जाकर क्या स्थिति है। लोक मित्र केंद्र में जाके पता करिए कि कितना टैक्स लग गया है। और यहां तक कि जो एक बीपीएल परिवार का व्यक्ति पंचायत से कोई प्रमाण पत्र ले तो उसको भी 50 रुपए टैक्स देकर अपनी जान बचानी पड़ेगी। आज सीमेंट का भाव कहां पहुंच गया है? आपने कभी सुना कि हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो जाए? और ये 25 रुपए नहीं, एक वर्ष के अंदर 100 रुपए की बढ़ोतरी। ये कांग्रेस सरकार का गरीबी दूर करने का तोहफा है। 1.5 वर्ष पहले 6,000 का एक क्रशर का टिप्पर आता था रेत का, आज 12,000 से कम नहीं आ रहा है। ये गरीबी दूर करने के उपाय नई व्यवस्था में आने वाले लोगों के, मैं तुलनात्मक तथ्यात्मक ये सारे आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूं। इसी तरह अभी आपने एक वीडियो क्लिपिंग देखी है। सबसे पहले माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, उसके बाद माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, उसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री श्रीमती प्रियंका वाडेरा कह रही थी, उसके बाद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी कह रही थी, और उसके बाद कुल्लू से कांग्रेस के माननीय विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी भी कह रहे थे, और उसके बाद
इसी जिला कांगड़ा से संबंध रखने वाले बहुत ही वरिष्ठ कदावर ओबीसी नेता और हिमाचल की सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी कुछ बोल रहे थे। ये सारी क्लिपिंग मैंने क्यों दिखाई आपको? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तथ्यों पर बात करती है। हमें किसी पर भी गलत आरोप लगाने का अधिकार नहीं है और ना हमारे स्वभाव में है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1% से हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हुई है तो उसमें हिमाचल प्रदेश की हमारी बहनों का भी बहुत बड़ा रोल है। और हमारी बहनें जिस तरह से अभी कांग्रेस के नेता चीख चीख कर कह रहे थे कि एक बहन होगी तो 1500 रुपया, दुई होली 23,000, त्राई बोली तब 4500 और चौर बोली तब 6,000, अलग अलग भाषा में हम सुन रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के वो ही नेता 1.5 वर्षों में कितनी बार रंग बदल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने छला ही, लेकिन इतने महान हैं, इतने बेशर्म हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आए। और हमें याद है जब देश लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और अब हमें अपने हिमाचल प्रदेश में देख रहे थे तो समाज कल्याण विभाग के जो कार्यालय होते थे उनमें इतनी पेंशन फार्मों के साथ अपार भीड़ नजर आती थी कि कभी कभी हमें डर लगता था ये बहनें कर क्या रही है। उनको फिर उकसा दिया कि हमें तो प्रोसेस प्रक्रिया में इतना समय लग गया, अब आप अपना अपना पेंशन फार्म जमा करा दें ताकि आपको पेंशन देने में हमें कोई परेशानी ना आए। और हमारी बहनें फिर भोली भाली इनके झांसे में आ गई, बहुत सारी नहीं भी आई। लेकिन आज क्या स्थिति है? अब क्या राह का लाप रहे हैं कि परिवार की एक बहन को पेंशन मिलेगी, ये बोल रहे हैं, वो बेचारी को मिलेगी नहीं मिलेगी वो भगवान जाने। अब इनके हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े नेता क्या बोल रहे हैं और आज कांग्रेस पूरी तरह मुकर गई है। लेकिन मैं कह सकता हूं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से इन्होंने हमारी माता और बहनों को छला है। कांग्रेस वालों, इनका जरूर आपको पाप लगेगा। और जो आपने सत्ता में आने के लिए इनके साथ छल किया है वह आपको कई पीढ़ी तक याद रहेगा, ऐसी सजा आपको मिलेगी। इसके साथ हमारा अपना जिला, जिस जिला से हम संबंध रखते हैं, वो प्रशासनिक दृष्टि से ही बड़ा जिला नहीं है, बल्कि इस जिला का सियासत के दृष्टि से एक बहुत बड़ी भूमिका है। हिमाचल प्रदेश में जब जब भी सियासत में परिवर्तन होता है तो कांगड़ा जिला की अहम भूमिका रहती है। लेकिन आज इस जिला के साथ भी छल करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री बार बार कांगड़ा को सम्मान और गौरव की बात कहते हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि कांगड़ा जिला के हर क्षेत्र के नौजवानों ने, जनता ने लिखित रूप में भी, ज्ञापन के रूप में भी, धरने के रूप में भी, आंदोलन के रूप में भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धर्मशाला के निकट नरवाना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक परिसर जो विचाराधीन है, निर्माणाधीन कह सकता हूं, जिसके लिए केंद्र की सरकार ने अपनी राशि जारी कर दी है। लेकिन हिमाचल सरकार को जो 30 करोड़ रुपए देना है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार जानबूझ कर नहीं दे रही है। तो ये कांगड़ा का कौन सा मान और सम्मान है? क्या कांगड़ा के बच्चे अपने घर के नजदीक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते? आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे यही मंशा है कि कांगड़ा के बच्चों को नजदीक शिक्षा की यह सुविधा प्राप्त ना हो।
और मुझे हैरानी है, कांगड़ा जिला से संबंधित कांग्रेस के जो सरकार में मंत्री है, जो कांग्रेस के विधायक है, उनकी क्या मजबूरी है, वो भी खामोश है। लेकिन जब वक्त आएगा तो पब्लिक है, पाई पाई का हिसाब लेगी। जब कांगड़ा की जनता ने आपको चुनकर भेजा था तो विधानसभा में आपके मुंह पर पट्टी किसने बांध के रखी थी, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और यही नहीं, एक और कांगड़ा को तोहफा लेकर सपना देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में, वहां पर विश्वविद्यालय की छाती पर टूरिज्म विलेज का मूंग, उसको लेकर आ रहे हैं और कोई काम नहीं आया इनको। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का कितना बड़ा योगदान है। कृषि वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि बहुत से हमारे विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं में भी, हिमाचल में नहीं, हिमाचल से बाहर भी जाकर भी हिमाचल प्रदेश का नाम जो है गौरव ऊपर उठा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के किसान, उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से। और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 112 हेक्टेयर भूमि, बहुत ही खूबसूरत जगह, समतल, वो अपने किसी मित्र को खुश करने के लिए, जिसकी जो कीमत है 2000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उसको लीज पर कौड़ी के भाव से किसी मित्र को खुश करने का सपना देख रहे हैं। और मैं जानता हूं, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, जब आप हिमाचल प्रदेश की सरकार के किसानों की जब इतनी मेहनत, इतनी बहुत कीमती बेशुमार जमीन को आप मित्र को खुश करने के लिए कौड़ी के भाव देंगे, तो कांग्रेस के बालों, आपकी कमीशन भी उतनी ही मजबूत होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 3000 कनाल जमीन पालमपुर में है, हम उस भूमि को कृषि विभाग को, कृषि यूनिवर्सिटी को दे देंगे। अरे भले मानसो, बुद्धि मानो, हम तो टूरिज्म विलेज के विरोधी नहीं है, हमने पहले भी कहा है। आप एक नहीं, अनेकों टूरिज्म विलेज लेकर आओ, हम स्वागत करते हैं। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रांगण में ही क्यों टूरिज्म विलेज? इसके पीछे क्या राज है, ये जनता सब कुछ जानती है। आज आप सत्ता में, इसलिए आपको कोई नहीं समझा रहा, ना कोई आपको समझा पा रहा। अगर आप टूरिज्म विलेज के हितैषी है, तो जिस 3000 कनाल भूमि को आप कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को दे रहे हैं, वहां पर टूरिज्म विलेज बनाने से आपको किसने रोका है? आपको कोई रोक सकता है? आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा यही है कि एक हमारा हिमाचल प्रदेश का ऐसा एक कृषि विश्वविद्यालय, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हिमाचल प्रदेश में हमारा शासन था, तो प्रयास हुआ था कि इसको सेंट्रल कृषि विश्वविद्यालय के रूप में विस्तार किया जाए, और वो प्रयास बंद नहीं है, वो प्रयास जारी है। मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से इस विषय को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की है, और मैंने सुझाव दिया है कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे चुने हुए या राज्यसभा के जो सांसद हैं, उनके द्वारा इस विषय को केंद्रीय नेतृत्व के सम्मुख जो है उठाया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में उत्तरी राज्यों का एक सेंट्रल विश्वविद्यालय बनकर हमारे सामने आए, और उसमें हमारे देश और विदेश के जो शिक्षा के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक या हमारे जो किसान हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़े सहयोग और सुविधा की उम्मीद रहती है, ऐसे सभी लोगों को उसका लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह मुझे आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारत की सरकार को बधाई देनी है कि हिमाचल प्रदेश के छोटे से राज्य में एक मुश्त ऐसे पात्र गरीब परिवारों को 92,000 पक्के घर सैंक्शन करना यह कोई छोटी घटना नहीं है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, शायद किसी राज्य के इतिहास में नहीं होगा, चाहे उत्तर प्रदेश भी होगा, कि जितने भी लोगों ने अपने लिए पक्का घर का सपना देखा, केंद्र की सरकार एक मुश्त उनके सपने को पूरा करने का निर्णय करे। और इसके लिए मैं जो पात्र हमारे जो ऐसे गरीब परिवार है जिन्होंने वो घर का सपना देखा था, जल्दी उनके घर बनकर तैयार होंगे, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से कि शायद हमारे कांगड़ा में कहते हैं या बाकी जगह इसकी जानकारी होती है कि काला महीना है, तो उनको केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री को बधाई देने में शायद मुहूर्त अच्छा ना लग रहा हो। पिछले 24 घंटे से मैं देख रहा हूं किसी भी कांग्रेस के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता का मोदी सरकार के आभार व्यक्त करने में 2 शब्द कहीं पढ़ने को दिखाई नहीं दिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि परमात्मा को सद्बुद्धि दे और केंद्र सरकार का ये आभार व्यक्त करे, ताकि केंद्र सरकार और मनसा और उत्साह के साथ बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष भाव से हिमाचल प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए ऐसे और बड़े बड़े फैसले लें। ये कुछ विषय थे आज के चर्चा के बिंदु, मुझे लगा कि आपसे साझा करने थे। लेकिन इसमें एक विषय जो मैं पहले जोड़ना चाहता था वो छूट गया कि आज जो हिमाचल प्रदेश की ये आर्थिक जो स्थिति बनी है, इसका कारण क्या है? इसका एक कारण है कि अगर ये उस संवैधानिक तौर पर बेवजह 6 सीपीएस बनाने का निर्णय ना लेते, जिनके लिए प्रति माह करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते प्रदेश की सरकार को, ये आधा दर्जन फौज तैयार नहीं करते और छोटे से राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा शिमला से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े महान सलाहकारों की बटालियन खड़ी ना करते,